नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो अपनी पहली क्लास हुई थी मेवाड़ के इतिहास के अपन पढ़ रहे थे, उसमें पहली क्लास में अपन ने शुरू से लेकर राणा कुंभा तक कर लिए थे अपन। तो देखो एक बार फिर से अपन पिछला रिपीट कर लेते हैं। एक बार रिपीट हो जाएगा। तो अपन ने सामान्य परिचय देखा था कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या थे। तो सीवी, प्रागभाट, मेदपाट ये प्राचीन नाम थे। इस क्षेत्र में पहले मे और मेद जाति का अधिकार रहने के कारण इसको मेदपाट कहा जाता था। महाभारत काल में इसे जीवी सीवी जनपद कहा जाता था। मैं इस स्पीड में रिपीट करा रहा हूँ, फिर अपन कुंभा से लेके जो आगे पढ़ेंगे ना उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार अपना रिवीजन हो जाएगा। मेवाड़ के राणाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मेवाड़ रियासत में कौन कौन से जिले आते थे? उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। इसी के साथ उत्पत्ति की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड और मुनत नैन्सी ने गुहिल वंश की 24 शाखा बताई है और कवि श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखा बताई है। अबुल फजल ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा, मुनत नैन्सी, डी.आर. भंडारकर, जे.एन. आसोपा ये ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति बताते हैं। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा सूर्यवंशी बताते हैं। मेवाड़ शासक स्वयं को भगवान राम के वंशज बताते हैं। फिर आपने पढ़ा गुहिल आदित्य, वल्लभी के राजा शिलादित्य एवं उसकी रानी पुष्पवती के पुत्र थे। ये वल्लभी पर मलेच्छ आक्रमण के कारण शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो गर्भवती रानी पुष्पवती ने अपने पियर जाकर एक गुफा थी मलिया नामक गुफा, उसमें गोह या गुहिल को जन्म दिया। गुफा में जन्म होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? गुहिल। गुफा के पास वीरनगर नाम की बस्ती में कमलावती ब्राह्मणी रहती थी। तो रानी पुष्पावती ब्राह्मणी को अपना पुत्र सौंपकर सती हो गई थी। फिर अपन ने पढ़ा बप्पा रावल या कालबोज। बप्पा रावल बचपन में हरित ऋषि की गायें चराया करते थे और हरित ऋषि ने कालबोज को बप्पा रावल की उपाधि दी थी। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ नहीं है। बप्पा ने 734 में चित्तौड़गढ़ के मौर्य वंश के राजा मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। नागदा को राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने वर्तमान उदयपुर के पास कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते थे। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बप्पा रावल के सैनिक शिविर के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ था। इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्रेन के। और बप्पा रावल की उपाधि आपको याद है ही, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। तो ये बप्पा रावल देखो राटासन माता की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। अलट और आलू रावल। उपाधि आलू रावल थी ख्यात साहित्य के अनुसार। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी। होंड राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अहाड़ को दूसरी राजधानी बनाया और अहाड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। जगत अंबिका माता उदयपुर में मंदिर बनवाया जो कि प्रतिहार कालीन है और मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ये देखो जगत अंबिका माता का मंदिर भी है। फिर आए शक्ति कुमार। इनके काल में मालवा के शासक मूंज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर आए रण सिंह। इनके काल में गुहिल वंश 2 शाखाओं में बट गई थी। पहली शाखा सेम सिंह शासक थे, दूसरे राहप। ये दोनों 2 पुत्र थे इसके, किसके? रण सिंह के। सेम सिंह रावल शाखा की स्थापना करता है मेवाड़ पर जिन्होंने शासन किया, और राहप राणा शाखा जो कि सिसोदा गांव के ठिकानेदार बन गए थे। फिर सैम सिंह के बारे में पढ़े तो सैम सिंह का एक पुत्र था सामंत सिंह, जिसके समय 1172 में नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल ने सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया था। तो सामंत सिंह बागड़ चले गए। बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्थापना की थी इन्होंने। सैम सिंह के छोटे पुत्र थे कुमार सिंह। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल से वापस 1179 में मेवाड़ वापस छीन लिया था। फिर अपन देखे थे जेतर सिंह। जेतर सिंह ने बूथाला का युद्ध लड़ा था 1227 में। दिल्ली के गुलाम वंश के इल्तुतमिश के और जेतर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें जेतर सिंह जीत गए थे। और इस युद्ध की जानकारी हमीर मदमर्दन ग्रंथ से मिलती है। इसमें हमीर इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। मदमर्दन यानी घमंड तोड़ना। तो हमीर का घमंड तोड़ा था किसने?
जेतर सिंह ने। तो ये ग्रंथ था हमीर मदमर्दन, जिसमें हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। इल्तुतमिश ने नागदा को जब हार गया इल्तुतमिश से, तो भागते भागते पूरे नागदा को तहस नहस कर गया। तो राजधानी चेंज करेगा फिर जेतर सिंह। नागदा से कौन सी राजधानी बनाई? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाई थी जेतर सिंह ने। फिर इनके बाद में शासक बने तेज सिंह। इनके समय कमलचंद द्वारा ताड़ के पत्थर पर सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि अपन चित्रकला जो कला संस्कृति में टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अपन। तो ये सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि कमलचंद द्वारा मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ था ये। तो इसने परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इनकी एक रानी थी जैतल देवी। जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इनको भी सल्तनत काल के बलबन से संघर्ष करना पड़ा था। फिर अपन इनके बाद में पढ़े थे समर सिंह। समर सिंह का मुकाबला बलबन के सेनापति से हुआ था, जिसका उल्लेख आबू के अभिलेख से मिलता है। फिर अपन ने रतन सिंह पढ़े। तो रतन सिंह का एक छोटा भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और वहां पर गुइल वंश की शाखा की स्थापना करता है। पद्मिनी। तो पद्मिनी के बारे में अपन ने देखा कि ये सिंगल द्वीप के राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। इनका प्रिय तोता हीरामन था। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। और 29 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। रतन सिंह के दो प्रमुख सेनापति थे, गोरा और बादल। गोरा चाचा था, बादल भतीजा था। 25 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अमीर खुसरो की पुस्तक, इसकी जो जानकारी है ना अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की, उसकी पूरी जानकारी मिलती है खजाइनुल फितुह, जिसका दूसरा नाम है तारीख अलई, जिसकी जानकारी। अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिरिज खां को चित्तौड़ सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिरिजाबाद। खिरिज खां ने यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है। और मकबरे के एक फारसी अभिलेख से मकबरे पर एक फारसी अभिलेख लगा हुआ है, जिसके अनुसार खिरिज खां अपने पिता अलाउद्दीन को क्या क्या कहता है? दूसरा सिकंदर बताता है, ईश्वर की छाया बताता है और संसार का रक्षक बताता है। थोड़े समय पश्चात चित्तौड़ मालदेव सोनोग्रा, जो कि मुच्छाला मालदेव को सौंप दिया गया तथा मालदेव सोनोग्रा ने अपने पुत्र बनवीर सोनोग्रा को सौंप दिया। अब बनवीर से छीनेगा कौन? हमीर सिसोदिया। तो अपन ने देखा था कि 1326 में हमीर सिसोदिया मालदेव के पुत्र बनवीर सोनोग्रा को पराजित कर मेवाड़ का महाराणा बना। राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के बीच सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता, जो कि अन्नपूर्णा माता भी कहलाती है, मंदिर बनवाया था। बरवड़ी माता गोइल वंश की इष्ट देवी है। कुल देवी बाण माता। कुल देवी कौन? बाण माता। कुल देवता एकलिंग जी। हमीर की मृत्यु 1364 में हो गई। हमीर की उपाधियां देखो, विषमघाटी पंचानन कुंभलगढ़ परिस्थिति के अनुसार, वीर राजा रसिक प्रिया में, और प्रबल हिंदू जेम्स टोन ने कहा था। तो देखो बाण माता का मंदिर देख लो आप, बाण माता की मूर्ति है। फिर आए राजा महाराणा क्षेत्र सिंह। मालवा के शासक दिलावर को पराजित किया था इन्होंने। क्षेत्र सिंह की मृत्यु हो गई 1382 में। फिर आप बने लाखा लक्ष्य सिंह। तो यह क्षेत्र सिंह के बड़े पुत्र थे। 1382 में गद्दी पे बैठे। इनके समय जावर में चांदी की खान निकली थी। क्या निकली थी? चांदी की खान जावर में। ठीक है। और राणा लाखा का वृद्धावस्था में विवाह हुआ था किससे? मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन अंसाबाई से। पिछोला झील का निर्माण करवाया था इन्होंने। इनके काल में हुआ था। एक बंजारे ने, पिच्छू बंजारे ने करवाया था बहल की स्मृति में, ये भी ध्यान रखना। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट विद्वान थे इनके, दरबारी विद्वान। ठीक है। लाखा के काल में मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था, क्योंकि शांति काल था इनका। स्थापत्य कला में इन्होंने 2-4-5 काम किए थे। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी किले की रक्षा करते हुए मारा गया था। महाराणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा ने, जो कि इतिहास में मेवाड़ के भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1421 में लाखा का क्या हो गया? देहांत हो गया। फिर मोकल बने राजा 1421 से 1433। लाखा की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र मोकल गद्दी पर बैठा। इनके काल में रणमल राठौड़ और चाचा व मेरा का प्रभाव स्थापित हो गया था। मोकल की हत्या जिलवाड़ा
नामक स्थान पर चाचा मेरा के द्वारा कर दी गई। इस प्रकार 1433 में मोकल मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मोकल ने क्या क्या निर्माण कराया ये देख लो। एक लिंग जी का मंदिर का प्रकोटा बनवाया, द्वारिकानाथ जी मंदिर व जलाशय का निर्माण करवाया चित्तौड़ में, समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और बाघेला तालाब का निर्माण करवाया। तो यहाँ तक अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिए थे अपन। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन है महाराणा कुंभा से शुरू करेंगे, ठीक है। मोकल के बारे में एक जानकारी और ध्यान रखना आप। मोकल ने तुलादान पद्धति का जनक कहा जाता है। मोकल को क्या कहा जाता है? तुलादान पद्धति का जनक, ठीक है। चलो शुरू करें। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा देखो 1400, ये कल का रिपीट कर लिया अपन ने। महाराणा कुंभा देखो 1433 से 1468 ये शासनकाल है। ये महाराणा कुंभा जी है। इनके पिता का नाम मोकल था ही, माता का नाम क्या था? सौभाग्यवती। और रणमल की सहायता से कुंभा चाचा और मेरा को मरवा देते हैं। और यह जानकारी मिलती है पदराला अभिलेख से, जो कि उदयपुर का है, 1433 का, ठीक है। तो चाचा और मेरा को मरवा दिए कौन? कुंभा, रणमल की सहायता से। फिर देखो मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव काफी बढ़ गया था। रणमल ने चूड़ा के भाई राघव देव, जो कि सिसोदिया नेता थे, एक बड़े नेता थे, उनको भी क्या कर दिया? मरवा दिया। हंसाबाई ने चूड़ा को बुला लिया, भाई अब आ जा तू मेवाड़ की रक्षा करने के लिए। क्योंकि जब हंसाबाई का पुत्र मोकल छोटा था तो हंसाबाई ने नाराज होकर चूड़ा को मेवाड़ से निकला दिया था कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपसे मेरे पुत्र को खतरा है, क्योंकि आप मेरे पुत्र की हत्या कर सकते हो। तो चूड़ा नाराज होकर चला गया था। तो चूड़ा वापस आ गया और उसने भारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। भारमली शराब पिला पिला के रणमल को मार दी। रणमल के बेटे जोधा ने काहुनी बीकानेर गांव में शरण ली थी कि जब रणमल की हत्या हो गई तो बेटा भाग गया, और भाग के कहाँ गया? चला गया काहुनी बीकानेर में। चूड़ा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर भी अधिकार कर लिया था। तो मंडोर तक अधिकार कर लिया था चूड़ा ने, ठीक है। अब जब मंडोर पर अधिकार हो गया और जोधा भाग कर काहुनी गांव चला गया, बीकानेर में शरण ले ली, तो इसकी जोधा की बुआ जी, जो कि हंसाबाई थी, वो जोधा और कुंभा के बीच क्या करवाएगी? संधि करवाएगी। तो संधि को पढ़ते हैं अपन। तो देखो कौन सी संधि? आवल बावल की संधि 1453 में कुंभा और जोधा के बीच हुई। इस संधि द्वारा जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया और सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत को, ये ध्यान रखना, सोजत को सीमा बनाया गया। भाई यहाँ से मेवाड़ है और इधर मारवाड़ है। कुंभा के बेटे रायमल का विवाह जोधा की बेटी सिंगार कंवर से किया गया। तो इसके तहत संधि स्थापित हो गई वापस, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कुंभा के प्रमुख युद्ध। तो देखो पहला युद्ध देखो, कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध लड़ा 1437 में। किस किस के मध्य हुआ? कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम, जो कि मालवा का था। और इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। और इस युद्ध की स्मृति में कुंभा ने क्या बनवाया? विजय स्तंभ। 11 विजय स्तंभ, जो कि अपन है यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे विजय स्तंभ को। और विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये अपन चित्तौड़गढ़ का दुख पढ़ेंगे ना कला संस्कृति में, वहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे इनको। तो अभी यहाँ पे इतिहास में अपन इसको नहीं लेंगे, क्योंकि कल्चर का पॉइंट है ये, तो कल्चर में पढ़ेंगे अपन। फिर नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। तो नागौर में क्या हुआ था? नागौर में दो भाइयों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो वहां पर कुंभा चले गए और कुंभा जाकर मुजाहिदीन खां के खिलाफ शम्स खां की क्या करते हैं? सहायता। और शम्स खां को क्या बना देते हैं? नागौर का राजा बना देते हैं, शासक बना देते हैं शम्स खां को। कुछ समय बाद में शम्स खां भी क्या कर देता है? बगावत कर देता है और कुंभा को मतलब कर वगैरह देने से मना कर देता है कि नहीं दूंगा, मैं तो राजा बन गया, अब नहीं दूंगा। तो कुंभा क्या करता है? फिर आक्रमण कर देता है शम्स खां पर, ठीक है। तो शम्स खां हार जाता है और हार के कहाँ भाग जाता है? गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास। पर कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खां दोनों मिलकर अब क्या करेंगे? कुंभा पर आक्रमण करेंगे। तो देखो
तो ये नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष हो गया। अब आएगी चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? चंपानेर की। तो ये नागौर उत्तराधिकार संघर्ष हो गया। कुंभा ने शम्स और कुतुबुद्दीन शाह दोनों को हरा दिया। अब कुतुबुद्दीन शाह यहाँ से भी हार कर भाग गया और फिर आकर आता है किस पे? महमूद खिलजी प्रथम से हाथ मिला लेता है। कौन? कुतुबुद्दीन शाह। ठीक है, और दोनों मिलकर चंपानेर की संधि करते हैं। कौन सी संधि करते हैं? 1456 में चंपानेर की संधि कर लेते हैं कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी प्रथम। फिर दोनों मिलकर आते हैं बदनौर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बदनौर के युद्ध में। तो इधर तो कुंभा और इधर गुजरात की संयुक्त सेना, तो मालवा और गुजरात। तो मालवा के तो महमूद खिलजी और इधर कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के आ जाते हैं। तो इनके बीच कौन सा होता है? बदनौर का युद्ध। तो यहां पर भी कुंभा जीत जाता है। ठीक है, अब कुंभा के अपन ये तो युद्ध पढ़ लिया अपन। कौन कौन से युद्ध पढ़े एक बार फिर से रिपीट कराते तो हम आपको। तो देखो, सारंगपुर का युद्ध, कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम और इसकी याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर नागौर उत्तराधिकार जिसमें शम्स को हराया। तो शम्स भाग गया गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास। तो कुतुबुद्दीन शाह और शम्स को दोनों को कुंभा ने हरा दिया था। फिर आई चंपानेर की संधि। तो यहाँ पर जो पहले सारंगपुर के युद्ध में हारा था, कौन? महमूद खिलजी प्रथम, वो और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का, दोनों क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। और दोनों संधि करते हैं कौन सी? चंपानेर की। और फिर दोनों संधि करके लड़ने आ जाते हैं कहाँ पर? बदनौर में 1457 में। तो कुंभा ने वहाँ पर भी दोनों को हरा दिया। तो ये कुंभा की लड़ाइयाँ पूरी हो गई। फिर अपन बात करते हैं कुंभा की स्थापत्य कला। अब इस स्थापत्य कला में देखो, कुंभा ने बहुत सारे निर्माण करवाए थे। कुंभा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 57 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो फिर अपन बात करते हैं कुंभा की। देखो क्या क्या बनवाए, तो कौन कौन से किले बनाए पहले ये देखते हैं। कुंभलगढ़ का किला बनाया राजसमंद में। ठीक है, बसंतगढ़ या बसंती किला बनाया सिरोही में। अचलगढ़ का किला बनाया सिरोही में और मचान दुर्ग बनाया सिरोही में। ये तो क्या हो गए? किले जो बनाए कुंभा ने। ठीक है, बात करते हैं कुंभा के मंदिर। पहला कुंभश्याम मंदिर खुद के नाम पर। फिर एकलिंग जी के मंदिर का मतलब चित्तौड़ में बनाया था। पहले एकलिंग जी का मंदिर जो था ना मेन, जो कि बप्पा रावल ने बनवाया था, वो था नागदा में, जिसका जीर्णोद्धार मुकल ने करवाया था। ठीक है, लेकिन चित्तौड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था कुंभा ने। फिर कुशाल माता का मंदिर का निर्माण कराया बदनौर भीलवाड़ा में। और सिंगार चौरी का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ में। रे सिंगार जो चौरी थी ना, ये बेल का, इसका मतलब निर्माता था बेल का। ठीक है, और ये क्यों बनवाई थी सिंगार चौरी? तो ये कुंभा की बेटी थी, अभी अपन ने देखा था ऊपर, जिसका नाम था, क्या नाम था कुंभा की बेटी का? रमाबाई। ये तो एक दूसरी बेटी आएगी रमाबाई। तो देखो अभी आपको बताता हूँ मैं। अपन ने अभी विवाह करवाया था, सिंगार कंवरी ही नाम था उसका, जोधा की बेटी थी। तो सिंगार कंवर का और जो रणमल का जो विवाह हुआ था ना, तो वो जो विवाह का जो मंडप था ना, उसी को कहते हैं सिंगार चौरी। ठीक है, तो सिंगार चौरी वही है ये। ठीक है, चलो, तो ये चित्तौड़गढ़ में बनवाई थी। ये अपन कला संस्कृति पढ़ेंगे ना, जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ेंगे, तो उसमें इन चीज़ों को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हिस्ट्री में इनको विस्तार से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पे भी पढ़ ले और कल्चर में तो अपन पढ़ना ही फिर जरूरी है वहाँ पे। तो वही बात है, यहाँ पे विस्तार से पढ़ लेंगे तो वहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, और वहाँ पे पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ पे। तो अपन एक जगह पढ़ेंगे तो इनको कल्चर में ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देख लो आप। चलो फिर पढ़ते हैं अपन कुंभा के साहित्य। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, क्योंकि ये वीणा बजाया करता था। तो कुंभा क्या करता था? वीणा बजाया करता था। और कुंभा के संगीत के गुरु कौन थे? सारंग व्यास। कौन थे? सारंग व्यास। ये देखो कुंभा मंदिर है, कुंभा ने बनवाया था ना कुंभा मंदिर। अरे नहीं, कुशाल माता का मंदिर है बदनौर में ना, कुशाल माता, तो वो मंदिर है ये नीचे। इंग्लिश में कौशल्या कुछ लिख रखा है, लेकिन कुशाल माता का मंदिर है, ध्यान रखना। चलो, कुंभा की पुस्तकें देखो। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत
कम दीपिका और संगीत राज। संगीत राज 5 भागों में बटी हुई थी। 5 भाग कौन कौन से? देखो, पाठ्य रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। पाठ्य रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। संगीत को पढ़ेंगे, पाठ्य यानी पढ़ेंगे संगीत को, फिर संगीत पर डांस करेंगे यानी नृत्य करेंगे, और वाद्य यंत्र बजाएंगे तो वाद्य रत्न कोश, और फिर रस लेंगे संगीत का। क्या लेंगे? रस। तो देखो 5 ध्यान रखना, ठीक है। तो संगीत राज के 5 भाग ध्यान रखना। पाठ्य रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। फिर कुंभा के नाटक देखते हैं अपन। कुंभा के नाटक इंपॉर्टेंट है। पहला नाटक है संस्कृत में अतुल्य चातुरी नाम भी कैसे हैं? अतुल्य चातुरी। नंदिनी व्रती मराठी में है, रस नंदिनी मेवाड़ी में है, मुरारी संगति कन्नड़ में है। और ये देखो कुंभा का महल है, ठीक है। एक बार और वापस से बोलता हूँ मैं नाम कुंभा के नाटक। अतुल्य चातुरी संस्कृत में, नंदिनी वर्ती मराठी में, रस नंदिनी मेवाड़ी में और मुरारी संगति कन्नड़ में। चलो जयदेव की गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया टीका लिखी थी। रसिक प्रिया टीका जयदेव की गीत गोविंद पर लिखी थी। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में कान्हा व्यास ने लिखी थी, लेकिन महाराणा कुंभा ने इसके प्रथम भाग राजवर्णन का लिखा था, मतलब राजवर्णन को लिखा था। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में कान्हा व्यास ने लिखा और महाराणा प्रताप ने इसके प्रथम भाग राजवर्णन को लिखा था, ठीक है। महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन और मंडन का भाई था नाथा, और नाथा की पुस्तक थी वास्तु मंजरी, ठीक है। और मंडन का बेटा था गोविंद, ये ध्यान रखना। तो मंडन का भाई कौन? नाथा। नाथा की पुस्तक का नाम वास्तु मंजरी और मंडन का बेटा कौन? गोविंद। चलो अपन पढ़ते हैं मंडन की पुस्तकें। तो मंडन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभा क्या, जब कुंभा पढ़ते हैं ना अपन मेवाड़ का, तो मेवाड़ के कुंभा में मंडन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मंडन की कुछ पुस्तकें देखते हैं अपन। पहली पुस्तक है प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन में महलों के बारे में जानकारी मिलती है। रूप मंडन मूर्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। राजवल्लभ सामान्य आवास और ग्रह का वर्णन मिलता है। कोदंड मंडन ये धनुर्विद्या का बारे में बताता है। देव मूर्ति प्रखनन ये मूर्ति स्थापना को बताता है। और वैद्य मंडन ये व्याधि और निदान से संबंधित है। तो ये शिल्पी मंडन की प्रमुख पुस्तकें हो गई। ये टॉपिक पूरा होने के बाद मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस पर उपलब्ध करा दूंगा। तो आप वहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो और आप वहाँ से रिपीट भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसकी जो पीडीएफ है ना, वो वहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। और इसके बाद में अपन इसके प्रमुख एमसीक्यू जो भी एग्जामों में आए वो भी करेंगे। ऐसे करके अपन एलडीसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो। वास्तु मंडन, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र मंडन की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये भी मंडन की प्रमुख पुस्तकें हैं। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को संगीत में रुचि थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वागीश्वरी देवी की उपाधि दी गई। तो ये रमाबाई दूसरी मतलब पुत्री थी। एक तो श्रृंगार कंवर थी और एक ये थी रमाबाई, ठीक है। संगीत प्रिय था इनको। अब महाराणा कुंभा के कुछ दरबारी विद्वान देखो। सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, सोमदेव, भुवन चंद टिल्ला भट्ट, नाथा, अत्रि, महेश, ये आदि विद्वान थे महाराणा कुंभा के दरबार में, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में निपुण थे अपने। कोई साहित्य में निपुण था, कोई संगीत में निपुण था, कोई स्थापत्य कला में निपुण था, ठीक है।
तो ये सब अलग अलग क्षेत्रों में निपुण थे, तो ये महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी हो जाते हैं। चलो महाराणा कुंभा की उपाधियाँ देखो, कुंभा की उपाधियाँ, पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। तो संगीत का ज्ञान होने के कारण ये उपाधि हासिल की थी कुंभा ने। हाल गुरु यानी गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण, शैल गुरु युद्ध में निपुण होने के कारण, छाप गुरु छापामार युद्ध के कारण, हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों से रक्षा करने के कारण, हिंदू सुल्तान हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, राणो रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, राण रासो भी आता है और राणा रासो तो विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण। फिर देखो छाप गुरु, तो धनुष अच्छा चलाने के कारण इनको क्या कहा जाता था, छाप गुरु। अंतिम समय में महाराणा कुंभा को क्या हो गया था, उन्माद रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था, उन्माद रोग हो गया था। और उदा ने मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में है जो कि मामादेव कुंड, वहां पर धक्का देकर इनकी हत्या कर दी, कुंभा की हत्या कर दी। वैसे तो उन्माद रोग हो गया था, कुछ समय में ऐसे ही मर जाते कुंभा जी, लेकिन फिर भी मामादेव कुंड में धक्का देकर उदा ने हत्या कर दी कुंभा जी की। ठीक है, चलो ये कुंभा पूरा हुए। अब अपन पढ़ेंगे उदा के बारे में थोड़ा सा। तो उदा बने राजा कब, 1468 से और 1473 तक। तो मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने पिता की हत्या कर दी थी। इनके भाई थे रायमल। रायमल ने इनको दाड़िमपुर के युद्ध में हराया था, दाड़िमपुर के युद्ध में हराया था। उदा मालवा की ओर भाग गया, जहां बिजली गिरने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, बिजली गिरने से मर गया, पूरी जिंदगी भागता रहा था ये तो। चलो फिर बनते हैं रायमल जी। रायमल राजा बन गए 1473 से 1509 तक। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने, पुनर्निर्माण करवाए थे एकलिंग जी के चित्तौड़ में मंदिर का। इनकी पत्नी थी सिंगार देवी, इन्होंने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ये रायमल जी हो गए। रायमल जी अर्जुन इनके प्रमुख शिल्पी थे, अर्जुन और गोपाल भट्ट और महेश अच्छे विद्वान थे इनके दरबार में, ये भी ध्यान रखना। चलो फिर देखते हैं महाराणा सिसोदिया, वो पृथ्वीराज सिसोदिया। इनको उन्ना राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनाकर इनकी रानी ताराबाई के नाम पर इन्होंने क्या कहा कि अजमेर का जो दुर्ग था ना, अजमेर दुर्ग, उसका नाम क्या कर दिया, तारागढ़ कर दिया। ठीक है, अजमेर वाले किले का। इनकी कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी है। भीमल गांव की चारण जाति की पुजारण महिला थी, उसके पास चले गए। देखो राजा 3 भाई थे ये, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। ठीक है, जब रायमल की हत्या हो गई, रायमल जब मर गए रायमल, तो उनके बाद में ये तीनों चल गए कहाँ पर, एक भीमल गांव की चारणी पुजारिन के पास, कि भविष्यवाणी पूछने के लिए कि अगला राजा कौन बनेगा। तो इनके साथ इनके चाचा भी थे सारंगदेव, वो भी गए थे। तो वहाँ पर जब पुजारी ने महिला से पूछा कि हम में से अगला राजा कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा कि सांगा ही अगले राजा बनेंगे। तो ये भविष्यवाणी की थी। इस कारण पृथ्वीराज ने गुस्सा होकर सांगा की क्या कर दी, आंख फोड़ दी। सांगा भागकर सेव स्त्री गांव, जहां बीदा ने राणा सांगा को शरण दी थी, वहां पर भाग गया। तो राठौड़ बीदा ने राणा सांगा को वहां पर शरण दी। यहां से राणा सांगा अजमेर पहुंचा, जहां पर करमचंद ने शरण दी। ठीक है, तो फिर अजमेर आ गया करमचंद के पास। फिर वापस कुछ समय बाद में पृथ्वीराज और रायमल जब मारे गए, ठीक है, तो फिर राजा बनेगा कौन, सांगा। तो ये सांगा राजा बन गया। पिता थे रायमल, सांगा के पिता कौन थे, रायमल, और माता रतन कंवर। नाम उपाधि देखो इनकी, तो सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। तो किसने कहा था, टोड ने कहा था। और हिंदू पंथ, ये भी टोड ने कहा था। फिर देखो सांगा के युद्ध देखो, खातोली का युद्ध। पहला युद्ध कब
कौन सा लड़ा? 1517 में खातौली का युद्ध। देखो कहानियाँ वाणियाँ मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कहानियों टाइम लगता है, कहानियों से क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो कहानियाँ सुनने से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और आपको डिटेल से नोट्स में दिए हुए हैं, डिटेल पढ़ो आप। और कहानियाँ सुनाने के लिए तो बहुत सारे चैनल है, बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़ाते हैं। तो अपन को क्या है, रिपीट ज़्यादा करना है, सब कुछ पढ़े हुए हैं आपके, तो जल्दी स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी सामने है, ज़्यादा टाइम नहीं है एलडीसी के एग्ज़ाम में। इसीलिए अपन क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट रिपीट करेंगे, ठीक है। समझाने की बात है वो मैं समझा दूंगा, और इसमें हिस्ट्री में तो कोई समझाने की बात होती ही नहीं है क्योंकि सब कुछ पता रहता है कि अब हाँ, साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना, फिर भी कोई बात नहीं है, आसान भाषा में दिए हुए हैं पूरे नोट्स, फिर भी आपको समझ में आ जाएंगे। चलो सांगा के अपन युद्ध पढ़ेंगे अब। खातौली का युद्ध 1517 में। पहला युद्ध कौन सा? 1517 में। देखो ये सांगा जी की फोटो है, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी और एक पैर से लंगड़े थे ये, इसलिए इनको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। देखो खातौली का युद्ध कहाँ पर हुआ? कोटा में। किस किस के मध्य? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। जीते कौन? सांगा। इस युद्ध में सांगा का एक हाथ एक पैर कट गया था। आंख तो पहले फोड़ दी थी पृथ्वीराज ने, और यहाँ पर आकर एक आंख और एक हाथ और एक पैर भी कट गया था। तो ये खातौली का युद्ध हो गया 1517। फिर अपन पढ़ेंगे आगे बाड़ी का युद्ध। इसको बांडी का युद्ध भी बोलते हैं, बाड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। 1518 में, 17 में हुआ, 18 में ये हुआ, धौलपुर में हुआ, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, सांगा जीत गया। तो ये देखो बाड़ी का युद्ध हो रहा है। फिर गागरोन का युद्ध 1519 में, झालावाड़ में का गागरोन, सांगा और महमूद खिलजी सेकंड। देखो महमूद खिलजी प्रथम लड़ा था कुंभा से, पहले अपन ने पढ़ा था, और ये महमूद खिलजी सेकंड है, और इसमें भी सांगा जीत गए थे। फिर देखो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में, सांगा और बाबर के मध्य। अब यहाँ पे बाबर से, इससे पहले इब्राहिम लोदी से इनसे लड़ रहा था सांगा, अब लड़ेगा बाबर से। तो ये देखो बाबर आ गया, बाबर से युद्ध कहाँ हुआ? भरतपुर में। जीता कौन? सांगा। फिर देखो सांगा जीत गया इसमें भी। अब इम्पोर्टेंट जो कि राजस्थान के इतिहास में, क्या भारत के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है खानवा का युद्ध, क्योंकि इसके बाद में ही भारत में मुगल सल्तनत की नींव पड़ी थी, ठीक है। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 कहाँ? भरतपुर में, सांगा और बाबर के मध्य। बाबर की सेना जीत गई थी। तो ये देखो युद्ध हो रहा है खानवा का युद्ध भरतपुर में। तो बाबर क्यों जीता था? क्योंकि सांगा के साथ सैलदी तंवर और खानजादा नागौर के थे, इन्होंने क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया था। और बाबर की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि। तो विश्वासघात किन्होंने किया था? सैलदी तंवर ने किया था और खानजादा ने किया था। दोनों ने सांगा के साथ विश्वास से घात कर दिया था। अब बाबर की विजय के कारण देखो, तो बाबर के पास एक तो तोपखाना था, तो तोपखाने का जो तोपे, पहले सांगा के पास तोपे नहीं थी, बाबर लेके आया था तोपे। तो तोपखाने के तोपची थे मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली, ये दोनों बहुत बढ़िया तोपची थे, इनको तोपची बोलते हैं। और देखो बाबर का जो ओजस्वीपूर्ण भाषण था वो, और कुशल अभिनेता की तरह सेना को मनाना, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल रखता है बाबर को जीतने का। तुलगमा पद्धति, कौन सी पद्धति? तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति, तुलगमा पद्धति क्या होती है कि सेना सांगा की सेना बीच में, तो आधी सेना तो आगे से घेर लो, है ना, और आधी सेना पीछे से घेर लो, यानी दोनों तरफ से जो हमला करते हैं ना उसको कहते हैं तुलगमा पद्धति। और अपने जो राजपूत शासक हुआ करते थे वो ऐसे नहीं करते थे, पीछे से हमला नहीं करते थे, वो सिर्फ सामने मैदान में लड़ते थे, ऑन द स्पॉट, पीठ पे वार नहीं करते थे। तो ये पद्धति लाया था कौन? तुलगमा। कि अपन बाबर लाया था तुलगमा पद्धति कि आधी सेना आगे से घेरो, तो आगे से तो राजपूत सेना, राजस्थान की सेना आगे से ही लड़ेगी, वो पीछे का ध्यान नहीं लगाएगी, क्योंकि नियम नहीं होते थे पीछे से लड़ने का। तो ये पीछे से भी वार किया था बाबर ने, ठीक है। चलो फिर देखो मुगल व्यापारियों से तमगा कर हटाना।
तो ये तमगा हटा दिया था। तो जब व्यापारी से तमगा हटा दिया तो सैनिकों को इससे प्रोत्साहन मिला, ठीक है, राहत मिली थोड़ी सी। और देखो युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, यानी ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं अपन। तो पूरे सैनिकों को कह दिया कि अपन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो ये धर्म युद्ध हो गया, ठीक है। चलो अब आप आगे देखते हैं खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए आए हुए शासकों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ये शासक क्यों आए थे? तो ये पाती पर्वन के तहत आए थे। अब पाती पर्वन क्या होती है? तो सांगा ने एक पत्र लिखकर सभी राजाओं को आमंत्रित किया कि आप सभी आओ और मुगलों के खिलाफ मेरी सहायता करो। तो इसी को क्या कहते हैं? पाती पर्वन, कि हिंदुओं के लिए लड़ेंगे अपन। तो पाती पर्वन, तो देखो यहाँ पे पाती पर्वन के तहत ये देखो पाती पर्वन पत्र है, ये देखो ये रहा पाती पर्वन प्रथा। और इसमें देखो सांगा जी बैठे हैं, सांगा जी के पास देखो असनखा मेवाती आ गया, सैलदी तंवर आ गया, कल्याणमल आ गया, वीरमदेव आ गया, मालदेव आ गया, अशोक परमार आ गया, उदय सिंह आ गया, महमूद लोधी आ गया, है ना, झाला अज्जा आ गया, झाला अज्जा ये झाला सज्जा है क्या दिख रहा नहीं है, पृथ्वीराज कछवा आ गया। तो ये पाती पर्वन के तहत पूरे राजा आ गए थे। अब अपन एक एक को पढ़ेंगे कौन कौन से राजा आए थे। तो देखो सादरी प्रतापगढ़ में है, तो सादरी के राजा थे, मतलब शासक आए थे कौन? झाला अज्जा। तो झाला अज्जा ने जब लास्ट में महाराणा सांगा घायल हो गए तो उनके राज चिन्हों को धारण कर कर युद्ध में लड़े थे कौन? झाला अज्जा, और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो सादरी से आए थे ये। फिर अपन देखते हैं कौन कौन कहाँ से आए थे। देखो आमेर से पृथ्वीराज कछवा आए थे, जो कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मारवाड़ से आए थे कुंवर मालदेव, गंगा के पुत्र थे ये। बीकानेर से आए थे कुंवर कल्याणमल, जैसी के पुत्र थे ये। चंदेरी से आए थे मेदिनी राय, गागरोन की जागीरी दी थी इनको सांगा ने। और गजनेर भरतपुर से आए थे अशोक परमार, जिनको ऊपर माल की जागीरी दी थी, जो कि अपन पढ़ते हैं ना बिजोलिया। तो बिजोलिया जो अपन आगे पढ़ेंगे, बिजोलिया का जो किसान आंदोलन, तो वो ऊपर माल, पहले बिजोलिया का नाम ऊपर माल ही था, तो ये सांगा ने दी थी। असनखा मेवाती तो मुस्लिम सेनापति था ये। तो ये कौन कौन आए थे? पृथ्वीराज कछवा आया था, कुंवर मालदेव आया था, कल्याणमल आया था, मेदिनी राय आया था, अशोक परमार आया था, और असनखा मेवाती आए थे। अब अपन लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सांगा का अंतिम समय, राणा सांगा का अंतिम समय। तो देखो जब युद्ध में घायल होकर राणा सांगा गए कहाँ पर? बसवा दौसा। तो बसवा दौसा में घायल सांगा का इलाज किया गया। इरीच में इनके ही सैनिकों ने क्या कर दिया? सांगा को जहर दे दिया, क्योंकि सांगा ने कहा कि चलो अपन वापस लड़ेंगे किससे? बाबर से। तो सैनिकों ने देखा कि पहले ही अपन इतना बुरा हाल चुके हैं और सांगा जी की अब हालत ख़राब है, क्योंकि सांगा जी के 80 घाव हो गए थे शरीर पर, और एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक आँख नहीं थी। फिर भी लास्ट में जब ये घायल थे बिल्कुल मरणासन अवस्था में, फिर भी ये बोले कि चलो वापस लड़ेंगे बाबर से। तो सैनिकों ने देखा कि अब तो सांगा जी ये तो गलत कर रहे हैं, तो वापस लड़ने की हालत नहीं थी इनकी। तो इनको क्या कर दिया? जहर दे दिया सैनिकों ने। तो वो कहाँ पे दिया? इरीच MP में। फिर कालपी UP में सांगा जी की मृत्यु हो गई। देखो जहर देने के बाद भी UP में जाके मृत्यु हुई थी। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी क्या है? क्षत्रिय 8 खंभों की। तो ये देखो ये तो क्या है? चबूतरा है सांगा जी का। कहाँ पर है? बसवा में। ये बसवा का चबूतरा है ये। और ये रेलवे ट्रैक के पास बना हुआ है, ये रेलवे ट्रैक इधर। तो ये बसवा दौसा में है चबूतरा। और छतरी कहाँ पर है? तो छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, 8 खंभों की। तो जो कि अपन जब पढ़ेंगे अपन कला संस्कृति, तो उसमें जब छतरी जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे सांगा की छतरी। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे अपन। तो अपन ने 2 शासक बड़े बड़े देखे, कुंभा और सांगा। अब अगली क्लास में अपन उदय सिंह और प्रताप, ऐसे करके अपन 2-3 क्लासों में आगे क्लास इस मेवाड़ रियासत, जो कि सबसे बड़ी रियासत थी राजस्थान की, तो इसको कंप्लीट करेंगे अपन 2-3 क्लासों में। ठीक है, सभी को धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।